क्लिनजिंग थेरेपी एक ऐसा जरिया है कि बॉडी को डिटॉक्स करके 5 तत्वों को संतुलित करके वो सारे रोग पूर्ण रूप से ठीक किए जा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। कचड़े की सफाई कर दी जाए तो ऑर्गन तो अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। जैसे सिर में दर्द होता है, ये गैस के कारण होता है। दर्द सिर में होता है लेकिन समस्या तो पेट की है। पेट में आप पेट को सही रखिए, गैस ही न बने तो दर्द नहीं होगा। शरीर को जब डिटॉक्सिफाई करते हैं तो वात संबंधित रोग खत्म हो जाते हैं, पित्त संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं, कफ संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं। कोलेस्थेसिस, कोलेस्टाइटिस का मतलब होता है पित्ताशय में सूजन और पित्ताशय की नलियों में सूजन। अब सूजन एक बार में क्लिनजिंग थेरेपी से नहीं जाता है। डायलिसिस पेशेंट भी अगर ढंग से प्रोटोकॉल को फॉलो अप करे रिवर्स होता है। कैंसर पेशेंट भी रिवर्स होता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के छतरपुर इलाके में और यहाँ पर जो है क्लिनजिंग थेरेपी कैंप आयोजित हुआ है 21, 22 और 23 तारीख को। जिस तरीके से आपको जानकारी नेशनल खबर द्वारा पहले ही दी जा चुकी है और हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो पेशेंट्स होंगे जो रिजॉर्ट्स में हैं अभी जो मौजूद हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं पिछले 3 दिन से, उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि क्या क्लिनजिंग थेरेपी उनके लिए चमत्कारी या यूँ कहें कि अच्छी साबित हुई है। जो उम्मीद वो ले करके आए थे, क्या उस उम्मीद पर क्लिनजिंग थेरेपी जो है खरी उतर पाई है। चलिए जानकारी लेंगे और साथ में ही आयोजक हैं संतोष पांडे जी, उनसे भी जिक्र करेंगे इस पूरे प्रक्रिया के बारे में। और आप लोग जो क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में तमाम सवाल जानना चाहते हैं, उनके जवाब जानना चाहते हैं, वो सारे सवाल हम उनसे करेंगे, संतोष जी से करेंगे और उनके जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पिछले चंद वर्षों से, चंद दिनों से या चंद महीनों से हम लगातार क्लिनजिंग थेरेपी के बारे में कवरेज कर रहे हैं और ऐसा दावा है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो या फिर डायबिटीज़ हो, किडनी हो, क्रॉनिक डिजीज़ेस भी इससे क्योर कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं लगातार। अब हमारा सवाल ये है कि जो चीज़ एक इतनी बड़ी मेडिकल लॉबी, इतने मेडिसिन्स, इतने सालों के ट्रीटमेंट के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रही है, वो सिर्फ एक थेरेपी से कैसे कंट्रोल हो जाएगा। और इसके लिए हम डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर से तो बात कर ही चुके हैं, मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज हमारे साथ जो हैं संतोष पांडे सर हैं, जो कि अयोध्या, दिल्ली और आसपास का जो ये नॉर्दर्न एरिया है उनमें कैंप्स करते हैं, वहाँ के लोगों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जो पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए उनसे जानकारी लेते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम्स क्योर हो सकती हैं, किन किन प्रॉब्लम्स पे ये काम करते हैं। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। एंड चूँकि पहली बार है आपका हमारे चैनल पर, इससे पहले अयोध्या में मुलाकात हुई थी बट हाँ, इंटरव्यू का टाइम नहीं मिला था। बट आज मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि मैंने जब से सुना है तो मेरे तो होश वाख्ता हैं, इतनी सारी चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर कैसे हो सकती हैं। प्लीज़ सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हूँ। तो मैं बिना दवाइयों के रोगों को ठीक करने में भरोसा रखता हूँ और पूरी तरह से ठीक करता हूँ। पीयूष सर के मार्गदर्शन में मैंने क्लिनजिंग थेरेपी सीखी और क्लिनजिंग थेरेपी एक ऐसा जरिया है कि बॉडी को डिटॉक्स करके 5 तत्वों को संतुलित करके वो सारे रोग पूर्ण रूप से ठीक किए जा सकते हैं विदाउट मेडिसिन। जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप हमारे कैंपों में देख सकते हैं। मैं सीधे मेडिसिन बंद करने की बात करता हूँ। आप मेडिसिन बंद करने की बात कर रहे हैं और तब जो दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि मेडिसिन तो चलाते रहिए, दूसरी तरफ आप क्लिनजिंग थेरेपी भी करिए, जिससे कि दोनों चीज़ों में बैलेंस बना रहे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्लिनजिंग थेरेपी, जब बॉडी में टॉक्सिन होते हैं तभी हमारे शरीर में रोग पैदा होते हैं। हम बॉडी का जब टॉक्सिन निकाल लेंगे तो हमारे शरीर को किसी दवा की जरूरत नहीं है। 5 तत्वों का ये जो शरीर है, हमें हवा मुफ्त में मिलती है, प्रकाश मुफ्त में मिलता है, पानी, हम ऐसे भारत जैसे देश में यहाँ पे हर जगह पानी अच्छा है, तो हमें दवाइयों की जरूरत नहीं है। सही गाइडलाइन की, सही भोजन की आवश्यकता है कि क्या चीज़ खाने से शरीर में रोग पैदा होते हैं और एक बार डिटॉक्सिफाई करने के बाद हम क्या न खाएं कि वो रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। मेडिसिन को तो कोई भूमिका ही नहीं। बिल्कुल, मतलब 5 चीज़ों पे काम करना चाहिए, जो कि आप अग्नि तत्व, वायु तत्व, जो जिससे मिलके आपका शरीर बना हुआ है। लेकिन सर, मैं हर व्यक्ति से जो क्लिनजिंग थेरेपी एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं बात करती हूँ, वो क्लिनजिंग थेरेपी मेरे को नहीं समझा पाते हैं। क्लिनजिंग थेरेपी है क्या और वो क्या काम करती है, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहती हूँ कि ये क्या है, कैसे काम करती है। देखिए, क्लिनजिंग थेरेपी अगर देखा जाए तो पीयूष सक्सेना के मार्गदर्शन में उन्होंने 28 अलग अलग तरह की थेरेपी ऑर्गन वाइज बनाई है। उनका मुख्य रूप से उद्देश्य क्लिनजिंग थेरेपी के पीछे ये था कि अगर
कचड़े की सफाई कर दी जाए तो आर्गन तो अपने आप को खुद रिपेयर कर लेता है। जिसमें उन्होंने लीवर क्लिनजिंग का बहुत बेहतरीन भूमिका बताया है कि लीवर को अगर अपडेट कर दिया जाए तो जिस तरह से 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियों में कार्बोरेटर अगर अपडेट है तो गाड़ियों की एनर्जी अपने आप बन जाती है, इसी तरीके से हम लोग लीवर को क्लिनजिंग करके दूसरे ऑर्गन को बल दे देते हैं। अच्छा, ठीक है, इसी तरीके से किडनी को क्लिनजिंग करके किडनी को बल देना, आँख की क्लिनजिंग करके आँख की रोशनी बढ़ा देना, स्किन की क्लिनजिंग करके स्किन के जो है कि ग्रोलनेस को बढ़ा देना, हेयर की क्लिनजिंग करके हेयर संबंधी समस्याओं को। तो इस तरह से अलग अलग क्लिनजिंग का मतलब होता है अलग अलग ऑर्गन की जो वैज्ञानिक रूप से सफाई होती है वो करना। और मानव शरीर तो बड़ा अद्भुत है, ये इन 5 तत्वों के संपर्क में अपने आप को स्वयं ठीक कर लेता है, किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं से। चूँकि मैं एक हालिया ही डॉक्टर से मैं बात कर रही थी, उनका कहना है कि किडनी हो गई, लिवर हो गया, ये सब तो खुद ही एक फ़िल्टर के ही ऑर्गन है। इसको किस तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन दे रहे हैं आप लोग? वो तो खुद ही कोई भी इशू होता होगा तो रिजॉल्व कर लेगा वो अपना। देखिए, प्रत्येक डॉक्टर की अपनी प्रतिभा होती है, अपना उनका अनुभव होता है। मेरा ये मानना है अगर हम कोई भी चीज़ लंबे समय तक यूटिलाइज कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हम ऑयल खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हम तेल खाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा हम मैदा खाएंगे, तो ये चीज़ें हमारे ऑर्गन की एक कैपेसिटी है वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, वो खुद जो है कि कचड़ाग्रस्त हो जाता है। वही कचड़ा रोग के रूप में हमारे शरीर में परिणित होता है। ठीक, अब दूसरी पैथियों में लोग आउटपुट पे काम करते हैं। भाई आपके चेहरे पे ये दिक्कत आ गई तो सीधे उसके लिए मेडिसिन लिख देंगे। मेरा ये मानना है चेहरा तो आउटपुट है, मेन तो आपका पेट है। यहाँ पे जो कचरा इकट्ठा होता है वो आउटपुट में दिखता है। जैसे सिर में दर्द होता है, ये गैस के कारण होता है। दर्द सिर में होता है लेकिन समस्या तो पेट की है। पेट में आप पेट को सही रखिए, गैस ही न बने तो दर्द नहीं होगा। हमारा आयुर्वेद तो साफ साफ बोलता है कि वात से संबंधित जितने रोग होते हैं, है ना, वात में पहले नंबर पे ही दर्द आता है। अब वात बने ही ना तो दर्द होगा ही नहीं, ठीक है, कोई भी दर्द नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम शरीर को जब डिटॉक्सिफाई करते हैं तो वात संबंधित रोग खत्म हो जाते हैं, पित्त संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं, कफ संबंधी रोग खत्म हो जाते हैं। मतलब यही टॉक्सिन हमारे शरीर में जाकर के वात पित्त कफ में रूप में अलग अलग शरीर में उलझने पैदा करता दिखता है। आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स को भी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, ये नहीं कि वो खुद ही, अगर कोई ऑर्गन है तो खुद ही डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे खुद ब खुद ही। लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया सर कि क्लिनजिंग थेरेपी काम कैसे कर रही है। जैसे ऑलिव ऑयल की बात होती है, एप्सम सॉल्ट की बात होती है, ये बॉडी में जाके करता क्या है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। देखिए, जो मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट जिसको बोलते हैं, इसका जो मेन भूमिका होता है, जब ये डाइल्यूट फॉर्म में शरीर में जाता है तो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। जिस ऑर्गन में जाएगा वो उस कचड़े को इसके साथ बाहर ढकेल देगी। अच्छा, ठीक है। और ऑलिव इसका ये गुण होता है, एप्सम सॉल्ट का ये गुण होता है, जिस ऑर्गन में जाता है उसको फैला देता है। तो फैला देता है तो जब ये हमारे नस में ब्लड वेसल्स में पहुंचता है तो ब्लड वेसल्स को फैलाते ही जितने भी ब्लॉकेज हैं, कचड़े हैं, ब्लड की अशुद्धियाँ हैं, वो सारी फिल्टर के रूप में कहाँ पहुँच जाती है? किडनी में पहुँच जाती है। और जब हम उसके बाद जैसा कि पीयूष सर का मार्गदर्शन है, एक प्रोटोकॉल के तहत जब हम ऑलिव ऑयल को लेते हैं तो ऑलिव ऑयल का ये गुण है कि ऑलिव ऑयल शरीर को, जिसको बोलते हैं कि एंट्री इन्फ्लेमेशन का काम करता है, सूजन को कम करने का काम करता है और कचड़े को धकेल करके बाहर निकालने का काम करता है। तो एप्सम सॉल्ट का जो निर्धारित मात्रा हम लोग को देते हैं 2-2 घंटे पे वो, और उसके बाद ऑयल जूस के साथ जब ये देते हैं तो पूरा लीवर को और किडनी के सारे कचड़ों को ये धकेल के बाहर कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप आदमी को कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है और टॉयलेट में वो सारे कचड़े, जिसको हम इस पथरी के रूप में, जिसको हम हार्ट के ब्लॉकेज के रूप में, जिसको हम गांठ के रूप में, ये सारा धीरे धीरे करके मल के रास्ते बाहर आ जाता है। क्योंकि ज़्यादातर दूसरी पैथी में लोग भी ये बोलते हैं कि पित्ताशय से कोई भी चीज़ें नहीं निकाली जा सकती। मेरा उनसे उल्टा प्रश्न ये बना कैसे? अगर वहाँ जा नहीं सकता तो बना कैसे? और अगर वो डाइल्यूट फॉर्म में वहाँ पे गया है तो हम इसी पद्धति के माध्यम से उसको डाइल्यूट फॉर्म में ही, लिक्विड फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो गॉल ब्लैडर स्टोन, आप कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन जो है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाता है? बिल्कुल बाहर आ जाता है। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से गॉल ब्लैडर में निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन पित्त वहाँ पे बना, बाइलर वहाँ पे बना, तो हम ये जो एप्सम सॉल्ट का और कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का सही मात्रा में व्यक्ति के अनुसार प्रयोग करते हैं तो ये जाते ही उस ऑर्गन की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और बाइलर को जो मोटे रूप में वहाँ पे उसको पतला करके डाइल्यूट करके बाहर निकाल देता है। और कई लोग ये कहते हैं कि बाइल डक्ट में अटक जाएगा, आपकी जो पथरी है वो वहाँ फंस जाएगी, आपको ऑपरेशन या सर्जरी करानी ही पड़ेगी गॉल ब्लैडर स्टोन की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सारी कोरी अफवाहें हैं। स्टोन डाइल्यूट होता है जिस तरीके से, अब एग्जाम्पल के रूप में आप बर्फ़ को ले सकते हैं। बर्फ़ अगर जमा रहेगा तो वो पत्थर का स्वरूप है, वो फंसेगा नहीं लेकिन निकलेगा भी नहीं, फंसेगा नहीं लेकिन निकलेगा भी नहीं। हम क्या करते हैं, अब उसको हिट कर देंगे तो क्या होगा?
बर्फ तो खत्म हो गया ना, वही स्थिति होती है पित्ताशय के भीतर बाइलर की। बाइलर जब मोटा हो जाता है तो वो स्टोन के रूप में कड़ा होकर के जम जाता है। हम जब एप्सम सॉल्ट की प्रक्रिया करते हैं तो ये जाके वहाँ पे प्रतिक्रिया करती है, उसको डाइल्यूट करती है और बाहर निकाल देती है। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है। ये बाइलर गॉल ब्लैडर में ऑलरेडी जमा होता है ना, तो वो बाहर कैसे आएगा? वो तो गॉल ब्लैडर में है ही। बिल्कुल। अब उसके फंक्शन को आप समझिए। 50 ग्राम का हमारा पित्ताशय होता है ना, और पित्त हमेशा शरीर में बनते रहता है। जो पित्त बनता है, यह पित्त वहाँ पे रिजर्व के रूप में इकट्ठा होता है। जब हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना खाने के कुछ मिनटों के बाद वो पित्त जो है कि स्रावित होता है। 5 to 10 ml पित्त हमारे भोजन के ऊपर छिड़काव हो जाता है, जिससे हमारा भोजन आसानी से पच जाता है। ठीक, तो जब 5 ml उसने पित्त को फेंका वहाँ पे, तो कहीं न कहीं से तो वो बॉडी से ले रहा है ना, तभी तो पित्ताशय में पहुँच रहा है। हम यही वैज्ञानिक प्रक्रिया तो कर रहे हैं कि एप्सम सॉल्ट को जब हम देते हैं आपको लिक्विड के रूप में, तो वो आपके ब्लड वेसल्स में घुल जाता है, जिससे वो पित्त के पास भी पहुँचता है। और एप्सम सॉल्ट की ये खासियत है कि चीज़ों को, कचड़े को इकट्ठा करके डाइल्यूट करके बाहर निकालता है। तो न गलने का मतलब न फंसने का चांस, न टूटने का चांस। जो आयुर्वेद में कुछ लोग बोलते हैं तोड़ते हैं, तोड़ने की कोई प्रक्रिया ही नहीं। वो डाइल्यूट फॉर्म में गया और डाइल्यूट फॉर्म में बाहर आ गया। कहाँ आवश्यकता है ऑपरेशन की? तो आप ये कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन 100% रिमूव हो सकता है, राइट सर? 100% तो ये कितने दिनों में हो जाएगा, होता है पूरा? देखिए, एक बार की थेरेपी में 3 से 5 mm तक पित्ताशय का जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो डाइल्यूट होता है। हम इसके बाद लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि खाने पीने से ही तो हमारे शरीर में रोग बने। तो खाना पीना अगर सही कर लिया जाए तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। पित्ताशय की एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं कोलेस्थेसिस, कोलेस्टाइटिस। जब ये अगर किसी के पित्ताशय में निकलता है, रोग में निकलता है, तो ये केवल क्लींजिंग थेरेपी से तुरंत नहीं जाता है। ये रिपोर्ट्स में लिखे होते हैं, रिपोर्ट्स में लिखा होता है, साफ साफ लिखा होता है कोलेस्थेसिस, कोलेस्टाइटिस। कोलेस्थेसिस, कोलेस्टाइटिस का मतलब होता है पित्ताशय में सूजन और पित्ताशय की नलियों में सूजन। अब सूजन एक बार में क्लींजिंग थेरेपी से नहीं जाता है। अब लोग सुनी सुनाई बात भले बोले, क्लींजिंग थेरेपी से 100% जाता है, लेकिन क्लींजिंग थेरेपी करने के बाद उसके जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो अप करने पे जाता है, क्योंकि सूजन को जाने में थोड़ा समय लगता है। उसके लिए आपको सूजन रोधी आहार बंद करने होंगे, जिनसे सूजन शरीर को होती है, जिसमें बेसिकली घी, तेल, चिकनाई और कुछ ऐसी चीज़ें। अगर किसी के किडनी में पथरी है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा हम लोग कम करते हैं, नहीं तो वो चीज़ें डाइल्यूट नहीं हो पाती है। ओके, मतलब ये है कि प्रोटोकॉल्स तो हैं, 3 महीने तक आपको बाकायदा फॉलो करना पड़ेगा। आपसे जब मैं बात करी तो आपने ये भी कहा था कि मैं क्रॉनिक इश्यूज पर काम करता हूँ, यानी कि कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी में क्लींजिंग थेरेपी से हेल्प करता हूँ। डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गया, किडनी डायलिसिस हो गया, इन सभी प्रॉब्लम्स में क्लींजिंग थेरेपी क्या मदद करेगी? क्लींजिंग थेरेपी 100% मदद करती है। प्राकृतिक चिकित्सा तो ये बोलती है कि शरीर का कचरा ही रोग है, ठीक है। अब किडनी फेलियर हो गई है ना, कचरा जाकर के फिल्टर में फंस गया, जिसके वजह से वो फेल हो गई। अब एक साधारण सी बात है, चाय आपने भी पिया होगा, जब चाय की छन्नी में हम चाय को छानते हैं, कभी कभी मलाई जाकर के फंस जाती है। गलती छन्नी की है या हमारी है? बिल्कुल हमारी गलती है। तो जब किडनी में जाकर के कोई चीज़ फंस गई है तो उसको साफ करने की किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। अब उस पर हम केमिकल का छिड़काव करेंगे तो साफ होगा, ये जो नेचुरल तरीका है उससे होगा। हम उसी नेचुरल तरीके से सिंपल जो कॉर्न सिल्क क्या है, कॉर्न सिल्क से हम उसकी सफाई करते हैं। जिनको यूरिन की इन्फेक्शन है, यूरिन कई दिन से बंद है, नहीं आ रहा है, और वो लंबे समय से दवा कर रहे हैं, सूजन की स्थिति है, नहीं ठीक हो रही, केवल उससे साधारण नेचुरल तरीके से ठीक होती है चीज़ें। तो डायलिसिस पेशेंट भी अगर ढंग से प्रोटोकॉल को फॉलो अप करे, रिवर्स होता है। कैंसर पेशेंट भी रिवर्स होता है। कैंसर का मूल काज क्या है? शरीर में टॉक्सिन का इकट्ठा होना, और उसके बाद अब वो बना कैसे रहता है भाई? कैंसर सेल को भोजन मिल रहे हैं। भोजन कहाँ से मिल रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट से मिल रहे हैं, प्रोटीन से मिल रहे हैं। जब हम सफाई कर दिए शरीर का, उसके बाद हम चिन्हित कर देते हैं ये चीज़ें उनको नहीं देनी है, ठीक है, शरीर अपने आप को रिवर्स करने लगती है, फिर कहाँ रोग रह जाएंगे। लेकिन आजकल तो ये चल रहा है कि आप गेहूं मत खाइए, आप चावल मत खाइए, मतलब तमाम जो चीज़ें जो हमारे पूर्वज आज तक खाते हैं आए हैं, उसे आज की डेट में मना कर दिया जा रहा है। तो आदमी खाए क्या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए? कैंसर के लिए तो खास तौर पे ये कहते हैं कि गेहूं मत खाओ जी। क्यों? देखिए, ग्लूटीन से अगर शरीर में एलर्जी होती है तो हम लोगों के भारतीय परिवेश में गेहूं और चावल सबके घरों में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। हम अगर किसी का गेहूं और चावल बंद करते हैं तो वो एकदम बोलता है खाएं क्या, जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा देश खाद्यान्न से भरपूर है। मिलेट्स हमारे पास पर्याप्त पैदा होते हैं, कुटकी, सावा, कोदो, कंगनी, हरी कंगनी, ये पूरी सीरीज है, और इसके इतने टेस्टी टेस्टी व्यंजन बनते हैं कि अगर व्यक्ति ये चीज़ों को खा ले तो उसको ज़रूरत ही नहीं गेहूं चावल की। तो जो लोग शुगर में,
होता है कि उनका शुगर क्यों टिका हुआ है, सारी चीज़ें सारा परहेज कर लिया, अब ग्लूटीन की वजह से टिका हुआ है, तो ग्लूटीन फ्री भोजन को करें और खा पी के सही हो जाएं। क्या डायबिटीज़ के मरीज क्लिनजिंग थेरेपी से क्योर हो सकते हैं? आपने क्योर वर्ड यूज़ किया था, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। मैं पुनः इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योर शब्द, इसलिए कि शुगर एक हार्मोनल डिसऑर्डर है, थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है। हार्मोन्स का डिसऑर्डर जब हम आउटसाइडर हार्मोन्स कंज्यूम करते हैं तब होता है। हम अगर एक बार शरीर की सफाई कर दें तो आप खुद सोच के देखिए ना, जब शरीर में हार्मोन्स सारे कचड़े निकाले जा चुके हैं और उसको पैदा करने वाली चीज़ें हमने खाना बंद कर दिया और वो चीज़ें शरीर को दिया जिससे शरीर की एनर्जी बूस्टअप कर रही है, शरीर के ऑर्गन को बल मिल रहा है, क्या शुगर टिकेगा? टेक्निकली संभव है। क्या थायराइड टिकेगा? मैंने ऐसे हजारों पेशेंट को बिना दवाइयों के ठीक किया है और मैं किसी को दवा रिकमेंड नहीं करता। आपका भोजन और क्लिनजिंग बड़े से बड़े रोग को ठीक कर सकता है। ठीक है, आप कहाँ कहाँ कैंप्स करते हैं संतोष जी, इसके बारे में बताइए। देखिए, उत्तर भारत में हमारे ज़्यादातर कैंप होते हैं। दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, आपका अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, जौनपुर हो गया, बिहार में मैं पटना में, रांची में, ऐसे जगहों पे मेरे लगातार कैंप चलते हैं। आज तो आपका यहाँ पर दिल्ली में कैंप चल रहा है, लेकिन ये तो आखिरी दिन ही है। अब नेक्स्ट कैंप आपका कब और कहाँ होने वाला है? नेक्स्ट कैंप हमारा इसके बाद अयोध्या में होने जा रहा है, उसके बाद वाराणसी में होने जा रहा है, उसके बाद रांची में होने जा रहा है, उसके बाद पटना में होने जा रहा है। तो ये पूरी लिस्ट है, हम आपको डे वाइज इसको प्रोवाइड करा देंगे। संतोष जी, हम गॉल ब्लैडर स्टोन की बात कर रहे थे और हमने चंद कुछ समय पहले ये देखा कि कुछ पेशेंट दिल्ली के कैंप में आए थे, उन्होंने क्लिनजिंग थेरेपी किया या घर पे भी कुछ लोगों ने किया, लेकिन उनकी गॉल ब्लैडर पिघलने की जगह या कम होने की जगह गॉल ब्लैडर स्टोन बढ़ गया। वो स्टोन ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल, उनका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी वो क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं तो क्लिनजिंग थेरेपी के बाद लीवर और किडनी एक्टिवेट हो जाता है। अब जिस गलत खान पान के चलते उनके शरीर में ये समस्याएं बढ़ी, क्लिनजिंग करने के बाद ऑर्गन की कैपेसिटी तो बढ़ गई, खाना पीना उन्होंने बदला नहीं और जाकर के फिर उसी तरह के भोजन पर शिफ्ट हुए। तो जो पत्थरी उनकी 3 mm की थी वो 10 mm पहुंचने में 1 महीने नहीं लगेंगे। तो गलत खान पान इसके लिए जिम्मेदार है, क्लिनजिंग थेरेपी नहीं। क्लिनजिंग थेरेपी पूरी तरह से वैज्ञानिक है और 100% रोगों को खत्म करती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हर 15 दिन पे आपको क्लिनजिंग थेरेपी करनी है, 15 दिन के गैप के बाद। तो क्या ये चीज़ ज़रूरी है कि एक बार टॉक्सिन बाहर निकल गया फिर उसे 15 दिन बाद बाहर निकालना है? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। हम लोग नॉर्मल व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत नहीं है, खाता पीता बिल्कुल फिट है, उसके लिए 6 महीने का प्रोटोकॉल रखा है कि 6 महीने के बाद अपने बॉडी को एक्टिव करने के लिए वो क्लिनजिंग थेरेपी करा सकता है। जो क्रॉनिकल डिजीज में उनको हम लोग महीने 2 महीने में रिकमेंड करते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक बार के बाद आवश्यकता नहीं है। अगर आप प्रकृति के नियमों का फॉलो अप कर रहे हैं, आप अपने पानी तत्व को संतुलित रखते हैं, भोजन तत्व को संतुलित रखते हैं, वायु तत्व को संतुलित रखते हैं, आकाश तत्व को रखते हैं, अग्नि को संतुलित रखते हैं, तो प्रत्येक रोग को आप बिना किसी मेडिसिन के ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। हार्ट अटैक लेकर भी डॉक्टर पीयूष सक्सेना सर का एक बहुत बड़ा दावा है कि अगर आप एक बार क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं तो 6 महीने तक आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, चाहे कितना भी ब्लॉकेज हो। इस दावे को आप किस तरीके से देखते हैं? उनका ये दावा 100% सही है। कारण उसका कि जब हम क्लिनजिंग थेरेपी करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि एप्सम सॉल्ट जो जाता है ब्लड के वेसल्स की सफाई करता है। अब जब ब्लड के वेसल्स की सफाई होती है और आपका ऑलिव ऑयल सारे कचड़े को निकाल करके बाहर कर देता है, तो शरीर में कार्डियक अटैक के लिए जो कंडीशन चाहिए उस कंडीशन को प्रिपेयर होने में लगभग 6 महीने का समय लग जाता है। और वो भी तब जब आप घी, तेल, चिकनाई, उल्टी सीधी चीज़ें ढेर सारा खाएं, तब बनते बनते कचड़ा बनते बनते ब्लड वेसल्स को जाम होने में 6 महीने का समय लगेगा। इसलिए उनकी 6 महीने की जो दावा है 100% सही है। क्या आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा है जिसने क्लिनजिंग थेरेपी किया और उसकी ब्लॉकेजेस भी थी और उससे इशू हुआ है कुछ दिनों बाद? मैंने कम से कम 2500 पेशेंट ऐसे हैं जिनको 2 या 3 दिन के बाद हार्ट के ऑपरेशन का डेट मिला था और क्लिनजिंग थेरेपी के बाद उनको आज तक ऑपरेशन की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि ऑपरेशन के पहले भी प्रक्रिया होती है कि दोबारा जांच होती कितना ब्लॉकेज है, कहाँ है। क्लिनजिंग थेरेपी के बाद ब्लॉकेज था ही नहीं तो ऑपरेशन क्या होगा। ठीक है सर। तो आपके नेक्स्ट कैंप्स का हम जान चुके हैं और तमाम लोग जो आपके कैंप में आने वाले हैं उन्हें किन चीज़ों की सावधानियां पहले से शुरू कर देनी चाहिए, इसके बारे में बस लास्ट क्वेश्चन यही है मेरे पास। देखिए, मैं हमेशा लोगों को ये बोलूँगा जो अपना दिनचर्या ऋतुचर्या सही करना चाहते हैं, जो दवाइयों का मोह छोड़ना चाहते हैं, उनका मेरे कैंप में स्वागत है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आप तमाम लोग जो क्लिनजिंग थेरेपी करना चाहते हैं या क्लिनजिंग थेरेपी कर चुके हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है पूरे क्लिनजिंग थेरेपी के दौरान, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अयोध्या और बाकी तमाम जो जगह सर ने जिक्र की
उन जगहों पर अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बहरहाल ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।